गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश का टॉपिक टेंस लेंगे। टेंस टेंस का अर्थ होता है काल या समय। टेंस को हम परिभाषित कर सकते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक अपन कह सकते हैं इसको टाइम, दूसरा इसमें मैन होता है, उसको कहते हैं हम वर्क। टाइम मीन्स हो जाएगा समय और वर्क का अर्थ हो जाएगा कार्य। इन दोनों टॉपिक पर डिपेंड होता है टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल और टेंस में 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम सारणी के माध्यम से या सीधा ही मैं बता दूं आपको। प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। जिसको हम हिंदी में परिभाषित कर सकते हैं वर्तमान काल, यानी हम कह सकते हैं हाल ही में जो चल रहा है समय, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। पास्ट टेंस, जिसे हम कहेंगे भूतकाल, जो बीत चुका है, बीत गया है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो हम कह सकते हैं आने वाला समय, आने वाला समय। आगे देखिए, इसे पता लगाएंगे। टेंस के कॉलम बना देते हैं 4 भाग। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। इसमें देखो प्रेजेंट की जो पहला भाग है उसे कहते हैं हम इंडेफिनेट, सेकंड को हम कहेंगे कंटिन्यूस, थर्ड को कहेंगे हम परफेक्ट और फोर्थ को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इस पता लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सब कह सकते हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज, जिसका प्रयोग हम नेगेटिव वाक्यों में करेंगे। पास्ट की होती है डिड, जिसका भी प्रयोग हम नेगेटिव वाक्यों में करेंगे। और फ्यूचर की होती है शैल विल, शैल और विल। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो जाएगी इज, आर, एम। पास्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी वाज, वर। फ्यूचर टेंस की हो जाएगी शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगी हैज और हैव। और पास्ट की हो जाएगी हैड और फ्यूचर की हो जाएगी शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा, प्लस टाइम समय। और पास्ट में हैड बीन प्लस टाइम समय।
फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस टाइम। अब ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों में अंतर है ये होगा कि इसमें भी रहा है, रही है, रहा हूँ, और इसमें भी रहा है, रही है, रहा हूँ। लेकिन अंतर ये है, डिफरेंस इसमें ये रहेगा कि इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है, इसमें समय दिया हुआ अवश्य होगा। अगर इसमें समय नहीं है तो हम इसको कंटिन्यूज ही मानेंगे। अगर समय दिया गया है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज मानेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज मानेंगे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज मानेंगे। आगे देखो, दूसरे चैट के माध्यम से हम देख सकते हैं, सारणी के माध्यम से जैसे मैं बना रहा हूँ, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी इसके बारे में हम लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहले ही मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया, प्रेजेंट का वर्तमान, पास्ट का भूतकाल और फ्यूचर का भविष्यकाल। अब हम इसमें देखेंगे इसके जो 4 भाग है, इन 3 भागों को भी 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी टेंस के टोटल भाग हो जाएंगे 12। प्रेजेंट का हम सबसे पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा अंतिम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे देखें, माध्यम से बता देता हूं मैं आपको हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसमें हिंदी में इसकी पहचान कैसे होगी। सर्वप्रथम हम टेंस के नाम लिख देते हैं। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और अंतिम फ्यूचर। मैंने अभी बताया पहले ही आपको, प्रेजेंट का भाग होता है, फर्स्ट भाग होता है इंडेफिनिट, सेकंड भाग होता है कॉन्टिन्यूज, और थर्ड भाग होता है परफेक्ट, और फोर्थ भाग होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसी प्रकार से अंतिम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, हिंदी में हम पहचान कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हम हिंदी बनाना
सीखेंगे तो ये हम अंग्रेजी बना सकते हैं। पहले हमें समझना होगा कि इसकी पहचान कैसे होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दिया होता है, ता है, ती है, ता हूं, ते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि। इससे हम पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान कैसे होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि। अब अगला प्रेजेंट परफेक्ट की कैसे पहचान होगी, यानी काम पूरा हो गया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब इसमें भी इसकी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि। अब कंफ्यूजन ये है कि इसमें भी रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। अब इसमें ये होगा कि इसमें अंतर ये है कि ये इसमें पहचान ये होगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें पहचान के साथ में समय अवश्य दिया हुआ होता है। अगर समय नहीं है तो हम उसको कंटिन्यूअस ही मानेंगे, और अगर समय दिया गया है तो हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। अब इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, ता था, ता था, और पास्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आगे देखिए पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ में समय भी अवश्य दिया हुआ होगा। अब अगला नेक्स्ट फ्यूचर का, फ्यूचर की पहचान होगी, गा, गे, गी, गा, गे, गी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट की हो जाएगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय। ये इसकी हिंदी में पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी। अब हम प्रेजेंट का पहला भाग लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखो आगे हम लेते हैं पहला भाग प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर इसके बारे में समझ में नहीं आएगा तो आगे हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जानना जरूरी है। तो मैं पहले बता देता हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान, जो पूर्व में मैंने लिखा है आपको, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में
अंत में ता है, ती है, ताहूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्लियर? आगे देखिए इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा? वे वर्ब्स, मेन रोल टेंस में होता है वर्ब्स का। वर्ब्स को मीनिंग कहते हैं क्रिया, जैसे खेलना, पीना, हंसना, सोना, बैठना, उठना, रोना आदि। वे वर्ब्स अथवा वाक्य वर्तमान समय में प्रकट हो, या हम कह सकते हैं कि वे वर्ब्स अथवा वाक्य वर्तमान समय को बताते हैं या उनका बोध करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल, अथवा कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रूल्स। रूल्स मीन्स नियम। नियम क्या होंगे? इसके नियम, दो नियम हैं जो आपको याद करना जरूरी है। फर्स्ट नियम, आई। आई से तात्पर्य है मैं, सबको पता है। वी का तात्पर्य है हम। यू से तात्पर्य है आप या तुम। दे से तात्पर्य है वे। अथवा, प्लूरल्स, नाउन। प्लूरल्स से तात्पर्य है बहुवचन। बहुवचन में हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। एक नहीं, एक से अधिक हो जाने पर बहुवचन माना जाता है। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, etc का अर्थ होगा आदि। आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया का फर्स्ट भाग यानी पहली जो स्पेलिंग होगी वही उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। आगे देखें, से इट, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं। एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से तात्पर्य है एक वचन संज्ञा। एक वचन में थर्ड पर्सन, जैसे थर्ड पर्सन मीन्स किसी के व्यक्ति का नाम, जैसे राकेश, रीना, इट्स यानी आदि। इट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। ध्यान दें आप कि सिर्फ सेकंड वाले नियम में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। फर्स्ट वाले नियम में इसका प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट वाले नियम में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ई से तात्पर्य बता दो। ई का अर्थ होगा वह जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का अर्थ भी होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। इट से तात्पर्य ये है, ये निर्जीव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम पता लगाएंगे एस या ईएस का प्रयोग। अब यहाँ कंफ्यूजन होगी कि एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है, तो इसका भी मैं आपको क्लियरफाई करवा देता हूं। ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग में देखिए क्रिया यानी वर्ब
वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड यानी ये अक्षर हो, ये अल्फाबेट के अक्षर हो तो ही आपको क्रिया के साथ में ईएस का प्रयोग करना है। ओ तो ईएस का प्रयोग होगा। अगर अंत में ये अक्षर न हो तो एस का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे गो, अब गो है, क्रिया है, लेकिन गो के पीछे ओ अक्षर है तो मैंने आगे लिखाया है कि अगर वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड हो तो आपको एस लगाना है, अगर ये नहीं हो तो एस लगाना है। अब हमने देखा गो का अर्थ होता है जाना, जाना क्रिया है तो ओ है तो पीछे हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्लियर। अब देखो इस ई एस का प्रयोग है वह केवल सेकंड वाले नियम के साथ में ही होगा, फर्स्ट वाले नियम के साथ नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं। हाँ, तो हम वाक्य का निर्माण करेंगे। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। सरल वाक्य या हम उसे कह सकते हैं साधारण वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें उस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न या फॉर्मूला। तो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला मीन्स होता है सूत्र। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होगा। सब्जेक्ट से तात्पर्य है कर्ता। कर्ता उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं, या जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे रवि पतंग उड़ाता है तो इसमें कर्ता कौन, रवि। हाँ, पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है, रवि, तो इसमें कर्ता कौन होगा, रवि। अब हम बनाएंगे वाक्य। एग्जाम्पल इसके राम पतंग उड़ाता है। अब पहले मैंने यहाँ पूर्व में लिखाया है कि अगर ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, अगर ये शब्द अंत में आते हैं तो इससे तात्पर्य है कि ये सिंपल इनडेफिनेट, इसका प्रेजेंट का इनडेफिनेट टेंस माना जाएगा। तो हम इसका बढ़ाएंगे। सबसे पहले सूत्र के माध्यम से चलेंगे। सूत्र में बताया गया सब्जेक्ट इसमें क्या, राम पतंग उड़ाता है। अब इसमें अगर आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है तो आप कौन से प्रश्न कर सकते हो, कौन पतंग उड़ाता है, तो निकल के आता है सब्जेक्ट राम। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट का स्थान पहले रहेगा राम। अब सेकंड नंबर रहेगा वर्ब का। वर्ब में क्या है, उड़ाता यानी उड़ाना। इसमें वर्ब क्रिया क्या है, उड़ाना। उड़ाना को हम क्या कहेंगे, फ्लाई। अब ये हम पता लगाएंगे कि ये जो वाक्य है वो पहले नियम से है या दूसरे नियम से है। तो हमने नाम देखते ही पता चल गया कि ये दूसरे नियम का वाक्य है। तो इसमें मैंने बताया कि एस या एस का प्रयोग होता है।
अब रही बात इसमें देखना है कि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एच एस, ओ, एक्स और जेड अगर ये हो तो आपको ई एस लगाना है, ये ना हो तो आपको एस अवश्य ही लगाना है। तो फ्लाइज एस लगा देंगे, फ्लाइज। अब रहा पतंग, पतंग को हम क्या कहेंगे, काइट, तो एक काइट लिखेंगे। अब ए से हमने क्यों लिखा, क्योंकि अंग्रेजी में एक वचन को हमेशा ए से ही लिखा जाता है, कोई भी एक वस्तु को हम ए से ए लिख के ही लिखी जाएगी। आगे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब इसमें भी देखिए ता हूं, पहचान सबसे पहले लेंगे मैं, आई क्रिया इसमें होगी रेड, आई रेड। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले नियम से बना है, इससे इसका तात्पर्य यह है कि हम इसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई रेड ए बुक, ये इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होगा। अब आगे हम लेंगे इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम सामान्य कह सकते हैं कि हिंदी में इसमें नहीं शब्द दिया हुआ होता है। अब हम इसके वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका होगा, हम बना सकते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि चाहे पहले वाले नियम से वाक्य बने या दूसरे वाले नियम से वाक्य बने, हमेशा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे हम इससे वाक्य बनाते हैं। हाँ तो देखिए नेगेटिव में फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, अब ये पता होना चाहिए फर्स्ट नियम आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स। प्लूरल्स का अर्थ होता है बहुवचन। इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। नियम सेकंड के साथ ई, सी, इट और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। वाक्य बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। देखो इसकी पहचान, ता हूं, सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसमें आई के साथ में बताया कि हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट। इसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका करेंगे डू नॉट का, और इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे आई डू नॉट, फिर क्रिया को ढूंढेंगे, क्रिया पढ़ाना, आई डू नॉट रीड, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे अंग्रेजी, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट, वह विद्यालय में नहीं जाती है। अब टी है, इसकी पहचान है, हम लिखेंगे सी सेकंड वाले नियम के साथ में डज नॉट, सी डज नॉट गो इन द स्कूल, वह विद्यालय में नहीं जाती है। अब हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द। हाँ तो इंट्रोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द, जो क्या से शुरू होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन। अब इसका हम लिखेंगे फॉर्मूला। डू या डज हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, फिर हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंत में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने पहले ही बताया कि डू या डज यानी डू का प्रयोग है वो फर्स्ट नियम के साथ में होगा और डज का प्रयोग है वो सेकंड वाले नियम के साथ होगा। अब हम वाक्य का निर्माण करेंगे। हाउ टू मेक सेंटेंस, जो क्या से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह पुस्तक खरीदती है, अब ती है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, ये सेकंड वाले नियम से या फर्स्ट वाले नियम से। सेकंड वाले नियम में है तो हम सबसे पहले अगर सेकंड वाले नियम से है तो हम रखेंगे डज, फिर हम सब्जेक्ट डज सी, खरीदना को कहेंगे हम बाय ए बुक, फिर अंत में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। एक और ले लेते हैं, क्या बच्चे मैदान पर खेलते हैं। क्या बच्चे मैदान पर खेलते हैं, तो बच्चे बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू को रखेंगे। डू द चिल्ड्रन, खेलना को कहेंगे प्ले, पर मैदान पर यानी ऑन द ग्राउंड यानी मैदान, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे पहले वाले नियम से हो चाहे दूसरे वाले नियम से हो। अब हम लेंगे इसका WH वर्ड, जो अंतिम कैसे किया जाता है। WH वर्ड में वाक्य का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। WH वर्ड हम इसमें पता लगाएंगे कि W से तात्पर्य है जो W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, और H से तात्पर्य है जो H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इट्स आदि। ये शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आते हैं। अब हम इसका निर्माण करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला, या हम इसको कह सकते हैं पैटर्न। सबसे पहले लेंगे हम WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा फॉर्मूला। अब हमें इसमें भी ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा, चाहे फर्स्ट वाले नियम से वाक्य का निर्माण हो चाहे सेकंड वाले वाक्य से निर्माण हो। तो हम इसके बनाएंगे। एग्जाम्पल, वह कहाँ रहता है। अब हमें इसमें ये पता लगाना है कि हिंदी वाक्य के मध्य में कहाँ शब्द आया है। कहाँ से तात्पर्य है कि ये WH वर्ड का वाक्य है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड को आगे रखेंगे। WH वर्ड यानी कहाँ, उसको हम क्या कहेंगे वेयर
फिर हम सब्जेक्ट पर नज़र डालेंगे कि ये फर्स्ट वाले नियम से या सेकंड वाले नियम से। सेकंड वाले नियम से है तो हम उसका WH वर्ड के बाद में सीधा ही हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज। अब वह कहाँ रहता है, पुल्लिंग है तो हम लिखेंगे ही, रहना को कहेंगे लिव, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, अध्यापक जी अंग्रेजी कब पढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। WH वर्ड जो है कब, कब को हम क्या कहेंगे व्हेन। अध्यापक जी ये भी सिंगुलर है तो व्हेन डू टीचर टीच इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आज की अंग्रेजी की कक्षा ली है वो आप नोटबुक में उतारें ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, और नियमित इसका अध्ययन करें। अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप अवश्य व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिखकर भेजें, उसका समाधान मिलेगा। धन्यवाद।